हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है। पिछले क्लास में हमने नाउन और उसके टाइप्स देखे थे। अब इस क्लास में हम प्रोनाउन और उसके टाइप्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये प्रोनाउन क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि प्रोनाउंस दिया गया है, इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इस डिफिनीशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा कि इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है इरशाद इज अ स्टूडेंट, इज अ वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे इस पे फोकस कीजिए। ये ही जो लिखा हुआ है ये किसके लिए आया है? ये यहाँ पे जो इरशाद लिखा है इसी के बदले यहाँ पे यूज किया गया है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के बदले आता है। यहाँ पे इरशाद जो है एक नाउन है और उसी के बदले यहाँ पे ही का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है माई फादर हैज अ कार। यहाँ पे देखिएगा इट इज रेड। ये कार जो है एक नाउन है और इसी कार के बदले यहाँ पे इट का यूज किया गया है, इसलिए ये प्रोनाउन है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो किसी नाउन के बदले यूज किए जाते हैं, उन सबको प्रोनाउन बोलते हैं। आप लोग इन सब वर्ड को देखेंगे, जब ये पूरे टाइप्स पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रोनाउंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका टाइप्स देखते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट टाइप्स दिया गया है पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउंस और तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, चौथा है इम्फेटिक प्रोनाउंस, पांचवा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड छठा है हमारा इनडिफिनिट प्रोनाउंस, सातवां हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, नौवां रिलेटिव प्रोनाउंस एंड 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इन सब का हिंदी में भी दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। तो चलिए अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और इसका पहला टाइप्स जो है ये पर्सनल प्रोनाउन, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी ये जो भी वर्ड हैं ये प्रोनाउंस है और ये वो प्रोनाउंस है पर्सनल प्रोनाउंस। इन सबको पर्सनल प्रोनाउंस बोला जाएगा। ये जो है ये जो भी वर्ड है ये डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, यानी पर्सन से रिलेट करते हैं, इसीलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन बोला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल का मीनिंग भी होता है रिलेटिंग टू पर्सन। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को और समझते हैं। ये जो वर्ड है प्रोनाउन इनको इन सेंटेंस में यूज किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे सी का यूज किया गया है। और यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल जो है दे विल कम टुमारो, वे लोग कल आएंगे, यहाँ पे दे का यूज किया गया है। चलिए अब दूसरा टाइप्स देखते हैं। यहाँ पे दूसरा टाइप पॉसेसिव प्रोनाउंस दिया गया है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं।
द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है कि वह प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। वो जो भी वर्ड हैं जिनका यूज अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है वो ये वर्ड हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इनका यहाँ पे एग्जाम्पल में यूज किया गया है, जैसे देखिएगा, दिस बुक इज माइन। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि यह किताब मेरा है, यानी यहाँ पे अधिकार दिखाया जा रहा है कि यह किताब जो है मेरा है। आप समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, दिस साड़ी इज हर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह साड़ी उसकी है। तो यहाँ पे ये हर्स जो यूज हुआ है ये पॉसेसिव प्रोनाउंस कहलाएगा, क्योंकि ये अधिकार दिखाने के लिए यूज हुआ है कि उसका है, उसके के लिए यहाँ पे यूज हर्स को किया गया है। ये अधिकार बता रहा है कि यह साड़ी उसकी है, इसलिए इसे पॉसेसिव प्रोनाउंस बोलेंगे। चलिए अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा टाइप्स दिया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसका डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, and themselves are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोनाउंस है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये जो भी प्रोनाउंस है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन जब the action done by the subject turns back upon the subject, जब कोई सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और कोई काम कर रहा है और उसका इफेक्ट खुद उसी पे पड़ रहा है, तो वहाँ पे जो प्रोनाउंस यूज हुआ है उस प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी आई जो है एक पर्सन है, सब्जेक्ट है, और ये एक काम कर रहा है हर्ट, चोट पहुंचाने का, लेकिन इसका इफेक्ट देखिएगा कहाँ पे पड़ रहा है। ये माई सेल्फ जो यूज हुआ है इसके वजह से इसका इफेक्ट इसी पर्सन के ऊपर, आई के ऊपर पड़ रहा है। यही यहाँ पे कहा गया है कि द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। इस ये चोट पहुंचाने का जो है इफेक्ट जो है वो इसी सब्जेक्ट आई पे पड़ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को चोट पहुंचाई। तो चोट पहुंचाने का जो काम हुआ वो खुद पे हुआ, और खुद पे किस पे हुआ, ये आई सब्जेक्ट है इस पे हुआ, यानी इसका एक्शन इस पे एक्ट कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी रूइंड हरसेल्फ, यानी उसने अपने आप को बर्बाद किया। यहाँ पे हर सेल्फ जो यूज हुआ है ये क्या बता रहा है कि उसने खुद को, हर सेल्फ का मतलब होता है कि खुद को। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट सी है और ये बर्बाद करने का जो काम है, ये इसका इफेक्ट इसी पे पड़ रहा है, ये सी पे,
इसीलिए यहाँ पे हर सेल्फ जो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए ये चौथा टाइप्स देखते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउंस। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis। कहने का मतलब ये है कि यही सब प्रोनाउंस जो है ये इस तरह यूज किए जाए कि जब किसी वर्ड पे किसी सेंटेंस पे जोर देने के लिए जब यूज किए जाते हैं तब इनका जो है इम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं इनको। तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होंगे। जब इनको जोर देने के लिए जब यूज किया जाएगा तब ये इम्फेटिक प्रोनाउंस होंगे, और जब उसका इफेक्ट खुद सब्जेक्ट पे जब पड़ता है तब उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे जो है ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद टाइगर को, बाघ को मारा। यानी यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे तो आई किल्ड द टाइगर, सिर्फ इतना कहने से क्या मतलब निकल रहा है कि मैंने बाघ को मारा। यहाँ पे सेंटेंस का पता मतलब तो समझ में आ ही जा रहा है कि मैंने बाघ को मारा, लेकिन माई सेल्फ लगा देने की वजह से मैंने खुद बाघ को मारा, ये सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है कि मैंने खुद मारा। इसलिए ये माई सेल्फ जो है ये इम्फेटिक प्रोनाउंस है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, उसने खुद उसको पसंद किया, उसने खुद उसको पसंद किया। यहाँ पे देखिएगा कि हर सेल्फ को छोड़ के सिर्फ देखिए सी लाइक्ड हिम। यहाँ पे सी लाइक्ड हिम का मतलब समझिएगा तो इसका मतलब होगा कि उसने उसको पसंद किया, लेकिन हर सेल्फ लगा देने की वजह से यहाँ पे सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है कि उसने खुद उसको पसंद किया। सेंटेंस पे जोर देने के लिए ये हर सेल्फ का यूज हुआ है, और इसी हर सेल्फ को इम्फेटिक प्रोनाउंस बोलेंगे क्योंकि ये जोर देने के लिए यूज हुआ है। चलिए अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये प्रोनाउंस का पांचवा टाइप्स दिया गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे इसका डिफिनीशन दिया गया है, तो चलिए इस डिफिनीशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब यह है कि वह प्रोनाउन जो किसी वस्तु या वस्तुओं को सांकेतिक या इंगित करने के लिए यूज किया जाता है तब उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये पॉइंट आउट का मतलब होता है इंगित करना, सांकेतिक करना। यहाँ पे दिया गया है दिस, दैट, दिज, दोज, ये चारों जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे दिस का हिंदी होता है यह, डैट का होता है वह, और दिज का ये, और दोज का वो। ये दिस नज़दीक के वस्तुओं को इंगित करने के लिए यूज किया जाता है, और डैट जो है दूर के वस्तुओं को इंगित करने के लिए यूज किया जाता है, और ये दिज जो है इसी दिस का प्लुरल फॉर्म है, और ये दोज जो है इसी डैट का प्लुरल फॉर्म है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, देखिएगा दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। यहाँ पे इंगित किया जा रहा है, सांकेतिक किया जा रहा है कि एक लड़का है, उसको बताया जा रहा है कि यह एक लड़का है। ये दिस से उसको इंगित किया जा रहा है, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है डैट इज अ गर्ल, जो कि ये भी कोई दूर एक लड़की खड़ी है उसे बताया जा रहा है कि वो एक लड़की है,
यहाँ पे इंगित किया जा रहा है डेट का यूज करके, और ये डेट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिएगा एक नोट दिया गया है, तो चलिए देखते हैं ये क्या दिया गया है। यहाँ पे ये दिया गया है, इफ दिस दैट दिज दोज इज यूज जस्ट बिफोर अ नाउन देन दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिएगा कि ये सेंटेंस जो है कह रहा है कि जब दिस दैट दीज दोज, इन चारों में से किसी भी एक वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तब उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे उसको। यहाँ पे देखिएगा इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। यहाँ पे देखिएगा दिस है और दिस के जस्ट बाद यहाँ पे बुक आया है, जो कि बुक एक नाउन है, और ये बुक के जस्ट बिफोर दिस आया है, इसलिए यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, दीज काउज आर रेड, ये गायें लाल है। यहाँ पे देखिएगा काउज नाउन है और इसके जस्ट बिफोर दीज आया है, इसलिए यहाँ पे ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। उम्मीद है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं ये छठा टाइप्स दिया गया है, इनडिफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ पे इसका डिफिनीशन दिया गया है, तो चलिए समझते हैं। दिया गया है, एन इनडिफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू person or things in general way and does not refer to any person or thing in particular। कहने का मतलब यह है कि indefinite प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को सामान्य तौर पे इंगित करता है, न कि उसको निश्चित तौर पे इंगित करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिएगा somebody, anybody, some, all, none, many, one, nothing, any। यहाँ पे देखिएगा somebody का हिंदी जो होता है कोई, और anybody का भी हिंदी होता है कोई। अब यहाँ कोई से क्या मतलब निकल रहा है, कोई निश्चित तो नहीं है कि कौन है, तो इसलिए इसे जो है इनडिफिनिट प्रोनाउन बोला जाएगा। यहाँ पे इनको इन एग्जाम्पल में भी यूज करके दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट एग्जाम्पल, समबडी हैज स्टोलन माई पेन। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी ने मेरी पेन चुरा ली। अब देखिए कौन चुराया, कोई निश्चित नहीं है, कहा जा रहा है किसी ने चुरा ली, यानी यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि कौन चुराया है, इसलिए ये समबडी जो है इनडिफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, नन कैन डू दिस। यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है कि कोई नहीं इसे कर सकता है, कहा जा रहा है कि कोई नहीं इसे कर सकता है। यहाँ पे भी निश्चित का पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे अनिश्चित का पता लग रहा है, इसलिए ये नन जो है इनडिफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिएगा एक नोट दिया गया है, तो चलिए इस नोट को पढ़ते हैं। दिया गया है, व्हेन सम, ऑल, मेनी, वन, एनी आर यूज्ड जस्ट बिफोर अ नाउन देन दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि जो ये इनडिफिनिट प्रोनाउंस है, अगर किसी नाउन के जस्ट पहले आते हैं तब इनको प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव बोला जाएगा। पिछले तरह के ही है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सम बॉयज आर रेडी। अब यहाँ पे देखिए बॉयज जो है एक नाउन है और ये नाउन के जस्ट पहले सम आया है, इसलिए ये सम यहाँ पे जो होगा ये एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। उम्मीद है
ये इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रोनाउंस का 7वां टाइप्स दिया गया है। तो चलिए इस डिफिनीशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ईच आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया जाता है तब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ईच ऑफ यू इज गिल्टी। यहाँ पे इसका मीनिंग समझ लीजिएगा। ईच का मतलब होता है, ईच का हिंदी में मीनिंग होता है प्रत्येक। आइदर का मीनिंग जो होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है ईच ऑफ यू इज गिल्टी। कहने का मतलब यह है कि तुम दोनों में से प्रत्येक दोषी हो। अब यहाँ पे देखिएगा ईच का कैसे यूज किया गया है। यहाँ पे इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक नोट्स दिया गया है, इस नोट्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है व्हेन ईच आइदर और नाइदर इज यूज्ड जस्ट बिफोर अ नाउन देन दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी सेंटेंस में ये ईच आइदर एंड नाइदर का प्रयोग किसी नाउन के जस्ट पहले होता है तब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस नहीं बोला जाता है, तब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाएगा। जो कि हम अगले वीडियो में एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखिए प्रत्येक लड़का तेज है। ये ईच जो है, ईच जस्ट बिफोर नाउन के आया है। यहाँ पे बॉय जो है एक नाउन है और इसके जस्ट पहले ही ईच का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये यहाँ पे जो होगा ईच ये प्रोनाउन नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है नाइदर बुक इज चीप। नाइदर का मतलब ये भी होता है कि कोई नहीं। तो नाइदर कोई, कोई किताब सस्ता नहीं है, कोई किताब सस्ता नहीं है। नाइदर का मतलब कोई भी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि नाइदर जो है आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट बिफोर नाउन के आया है, इसलिए यहाँ पे ये जो होगा नाइदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा सिर्फ इस नाउन के वजह से। अगर ये नाउन नहीं रहता तब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते, लेकिन ये नाउन के पहले यूज किया गया है इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। चलिए इसका 8वां टाइप्स देखते हैं प्रोनाउंस का, जो कि यहाँ पे दिया गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। यहाँ पे डिफिनीशन देखिएगा ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। यानी कहने का मतलब ये है ये दो वर्ड जो हैं ईच अदर एंड वन अनदर, इन दोनों को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। और इन दोनों का हिंदी में मतलब जानते हैं कि एक दूसरे को, इनका हिंदी मतलब होता है एक दूसरे को। ईच अदर का भी मीनिंग एक दूसरे को और वन अनदर का भी मीनिंग एक दूसरे को। यहाँ पे इसको सेंटेंस में यूज किया गया है, देखिएगा दे लव ईच अदर और वन अनदर। या तो सिर्फ ईच अदर का यूज कर सकते हैं या वन अनदर का, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। यहाँ पे देखिएगा इसका मीनिंग होगा वे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं।
चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रोनाउन का 9 टाइप्स दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। A relative pronoun prohibits the repetition of some noun or pronoun going before by being used in place of the noun or pronoun and relates the said noun or pronoun to a group of words that follow। यानी कहने का मतलब यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में दोबारा आने से, यानी उसका रिपीटिशन रोक देता है, दोबारा आने से उसको रोक देता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस अपने से आगे आने वाले स्टेटमेंट को जोड़ देते हैं। उनका संबंध जिस नाउन या प्रोनाउन से रहता है उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे दिया गया है हु, हुम, हुज, which, what and that। ये जितने भी वर्ड हैं ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों और बड़े जानवरों के लिए होता है। which का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। that का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से अच्छी तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इन एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, 2 सेंटेंस दिया गया है, दिस इज द बुक, यह वही किताब है। और दूसरा सेंटेंस दिया गया है, द बुक वाज गिवन टू मी। यहाँ पे कहा जा रहा है यह किताब मुझे दी गई थी। यहाँ पे 2 सेंटेंस है और यहाँ पे देखिएगा ये नाउन जो है बुक, इसका यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ पे 2 बार बुक यूज किया गया है। और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखिएगा, दिस इज द बुक डेट वॉज गिवन टू मी, यह वही किताब है जो मुझे दी गई थी। यहाँ पे देखिए एक ही बार नाउन का यूज किया गया है और इसका भी मीनिंग सेम है। जो इन 2 सेंटेंस से मीनिंग निकलता था उसका भी, इसका जो मीनिंग दोनों सेंटेंस से निकलता था उसका भी मीनिंग, और इस एक सेंटेंस से जो निकल रहा है उसका भी मीनिंग, दोनों ही सेम है। और यहाँ पे सिर्फ एक नाउन का यूज किया गया है बुक का, और यहाँ पे बुक को 2 बार यूज किया गया है। और ये जो बुक लिखा गया है दूसरा वाला, इसी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके, जो कि यहाँ पे डेट है। ये डेट जो है इस नाउन को रिप्लेस कर दे रहा है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, द बॉय इज प्लेइंग ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह लड़का खेल रहा है, और फिर दोबारा कहा जा रहा है वह मेरा दोस्त है। और दूसरा सेंटेंस देखिएगा, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह लड़का जो खेल रहा है मेरा दोस्त है। यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस से मीनिंग तो सेम निकल रहा है, बट यहाँ पे जो है ये द बॉय के लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ था जो ही, इस ही को यहाँ पे ये हु आके रिप्लेस कर दिया, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके यहाँ पे इस प्रोनाउन को रिप्लेस कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउंस होगा। और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट था, इसी स्टेटमेंट के संबंध, ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है इसका संबंध जो पहले से था उसी संबंध को इस पहले वाले सेंटेंस से यहाँ पे हु जो है जोड़ दिया है। तो ये 2 काम करता है, दोनों 2 सेंटेंस को का जो मीनिंग होता है, ये संबंध होता है, उसको जोड़ भी देता है। और किसी नाउन या प्रोनाउन का रिपीटिशन होता है तो उस रिपीटिशन को भी रोक देता है।
इसी को रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा एक नोट लिखा गया है कि हु, whom, whose, what are also used for asking question and then these are called interrogative pronouns। यानी कहने का मतलब ये है कि ये who, whom, whose, what जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज किए जाते हैं, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, न कि रिलेटिव प्रोनाउंस। जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाएंगे तब इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं कहेंगे। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस अगले स्लाइड में अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा 10वां टाइप्स दिया गया है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे देखिएगा इसका डेफिनेशन, द प्रोनाउन used for asking a question is called an interrogative pronouns। कहने का मतलब ये है कि वह प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, हु आर यू। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। यहाँ पे जो हु का यूज हुआ है यही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जो दिया गया है, whom do you love, तुम किसको प्यार करते हो। यहाँ पे जो whom का यूज हुआ है ये क्वेश्चन करने के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम किसको प्यार करते हो, तो यहाँ पे इसीलिए ये whom जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। When interrogative pronoun is used just before a noun, then it is called interrogative adjective। सेम पिछले के तरह ही है कि जैसे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है, जो ये हु, हुम, ऐसे इन सारे को WH क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो अगर इनके जस्ट बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तब इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं बोलेंगे, इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा उस टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, व्हाट कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर, कौन सा रंग तुम पसंद करते हो। यहाँ पे इसका हिंदी होगा कौन सा रंग तुम पसंद करते हो। अब यहाँ पे देखिएगा ये व्हाट जो है इसके जस्ट बाद एक नाउन कलर का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, विच क्लास डू यू रीड इन। यहाँ पे जो है विच इसके जस्ट बाद एक नाउन का यूज हुआ है क्लास, इसलिए ये जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।